हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपेडिया। माय नेम इज़ मनीष और इस वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का डेप्यूटी डायरेक्टर का एग्जाम होने वाला है उसके लिए। और इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज में हम अलग अलग क्वेश्चंस या प्रोबेबल क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम द एरिया ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट. So if you have not seen other videos of this series, do check those out. So this is the 9th video in the series and we are going to discuss 10 multiple choice questions of public administration and development in this video. So stay tuned and let's see what all there is. Question number 1. In which of the following are public and private administrations not common? In which of the following the public and private administrations are not common? Right? कि इनमें से कहां पर पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में सिमिलैरिटी नहीं है, मतलब 3 ऐसे एरियाज हैं इनमें जिनमें पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कॉमन है और एक ऐसा है जिसमें वो कॉमन नहीं है. सो लेट्स सी कौन कौन से एरियाज हैं. फर्स्ट, फाइलिंग इज सिमिलर इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशंस. नेक्स्ट, managerial techniques also are somewhat similar in both public and private administrations. Scope and complexity पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा होती है और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ी कम होती है. तो स्कोप और कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में ये कॉमन नहीं होते. सो सी इज द करेक्ट आंसर. अकाउंटिंग ऑल्सो इज कॉमन इन बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, who among the following is known as the father of local self-government in India? इनमें से किसे father of local self-government in India भी कहा जाता है? A. महात्मा गांधी, B. लॉर्ड कैनिंग, C. लॉर्ड रिपन और D. लॉर्ड वेलेस्ली. C. जब हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हमारे मन में एक बार महात्मा गांधी का नाम जरूर आता है क्योंकि ग्राम स्वराज या फिर डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट्स की बात महात्मा गांधी ने की थी. लेकिन फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उसे कहा जाता है जिसने इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट करने के लिए सबसे प्रोमिनेंट स्टेप्स लिए, एंड दैट पर्सन वाज लॉर्ड रिपन. लॉर्ड रिपन इंट्रोड्यूस्ड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रेजोल्यूशन एंड द डॉक्यूमेंट दैट ही इंट्रोड्यूस्ड इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया. और इसलिए लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कहा जाता है. तो एक तरह से ऑफिशियली सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन लॉर्ड रिपन की रही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट करने में. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. F.W. Taylor, the founding father of scientific management movement, propounded the theory which was conceived to be a scientific methodology of what? F.W. Taylor ने जो थ्योरी दी थी, एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो किस चीज के लिए साइंटिफिक मेथोडोलॉजी थी? क्या उसमें केयरफुल ऑब्जर्वेशन थी? यस. क्या उसमें मेजरमेंट थी? यस. बिकॉज एफ.डब्ल्यू. टेलर की थ्योरी के अकॉर्डिंग हर एक वर्कर का हर एक मिनट शुड बी काउंटेड. It should be carefully observed, it should be measured, because according to F.W. Taylor, what cannot be measured cannot be improved. So careful observation of every worker's activities and tasks, careful measurement of every minute, then generalization. There were no exceptions in F.W. Taylor's theory. He used to presume all the workers to be of the same capability and same caliber. So yes, all of these were included in the methodology of F.W. Taylor. So all of these is the correct answer. Question number 4. In the Constitution of India, economic and social planning is included in which list? See, when we talk about Schedule 7, in Schedule 7 we have 3 lists. There is a union list on which only Parliament can make the law. There is a state list on which only the state legislatures can make laws, and then there is concurrent list on which both the Parliament and the states can make laws. But in case of conflict, it is the parliamentary law that will prevail. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग किस लिस्ट में इंक्लूडेड है? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. अब अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, इवन इफ यू डू नॉट नो द आंसर, it is apparent that economic and social planning
यानी कि ये बात कर रहे हैं कुछ हद तक गवर्नमेंट स्कीम्स की, क्योंकि उसमें इकोनॉमिक और सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल होती है और उसके लिए आपको प्लानिंग करनी होती है। तो स्कीम्स तो स्टेट लेवल पे भी होती हैं, सेंट्रल लेवल पे भी होती हैं। इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग दोनों गवर्नमेंट्स करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। दैट मीन्स द आंसर इज सी, द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल। सो बोथ द सेंटर एज वेल एज द स्टेट्स कैन ensure economic and social planning in their own domain. Question number 5, who conceived the concept of ग्राम स्वराज? तो इसके बारे में हम इनडायरेक्टली पहले बात कर चुके हैं। ग्राम स्वराज का मतलब है विलेज डेमोक्रेसी और विलेज लेवल सेल्फ रूल और रूरल सेल्फ रूल और रूरल सेल्फ गवर्नमेंट, किसी भी तरह इसे आप सोच सकते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज। तो ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट जो है वो महात्मा गांधी ने दिया था। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, एवरी विलेज शुड बी अ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। At the grassroots level, we should have democracy so that every person can directly exercise his or her right on their own well-being. तो ये कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी ने दिया था, जिसे बाद में बखूबी हमने 73rd अमेंडमेंट में इंक्लूड भी किया है। Question number 6, which one of the following statements is not correct about civil society organization? Civil society organizations के बारे में इनमें कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? मतलब 3 सही हैं। They are sovereign bodies? No, they are not sovereign bodies. They are accountable to the law, they are accountable to the legislature, they are accountable to the system. They are not sovereign. They are voluntary but non-profit making agencies. Correct. They work in close proximity with people. Yes, civil society organization का मतलब ये है that they work in close proximity with people. They create awareness, educate and sensitize people on common issues and act as catalysts of social change. Yes. So they are not sovereign bodies. ये वाली statement आपकी गलत है. So A is the correct answer. Question number 7. Which of the following is not included in the hygiene factors in Herzberg's two-factor theory of motivation? तो हर्सबर्ग जो कि एक बहुत ही prominent administrative thinker हुए हैं, उनकी two-factor theory of motivation है। उसके अकॉर्डिंग 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं जो किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं किसी कंपनी में काम करने के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने रहने के लिए। उनमें से एक है हाइजीन फैक्टर्स। तो इनमें से क्या हाइजीन फैक्टर्स में इंक्लूडेड नहीं है? दैट मीन्स 3 आउट ऑफ दीज आर अ पार्ट ऑफ हाइजीन फैक्टर्स, और एक कौन सा वो नहीं है? सो सैलरी, yes, salary is a hygiene factor according to Herzberg. Working conditions, yes, the working conditions have to be good. Companies' policies, yes, they are also a part of hygiene factor, but responsibility is not. Responsibility is not a part of the hygiene factors of Herzberg's two-factor theory of motivation. So D is your correct answer. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी की आपको थोड़ी सी नॉलेज यहाँ पर होनी चाहिए। नेक्स्ट, State Finance Commission is appointed by the state government every 5 years to determine what? Basically, this question is asking you about the mandate of the State Finance Commission. A. Financial resources of the state for placing states requirements before the union government. No. State कभी भी अपनी requirements union government को नहीं बताती, especially on the recommendation of State Finance Commission. B. Development requirements of the state for formulating 5-year plans. 5-year plans से इसका कोई लेना देना नहीं होता. Budgetary requirements of various departments of state, ये भी finance ministry करती है state level पे. Pattern of distribution of states tax revenue between the state government and local bodies, and the pattern of grant in aid to local bodies. Yes, this is correct. State Finance Commission का major काम होता है state government की तरफ से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज को जो भी ग्रांट दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी ये डिटरमिन करना या ये रिकमेंड करना स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम होता है। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, द मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस शुड बी। Minimum age for contesting elections 18 years, 23 years, 21 years और 25 years। देखिए इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, यहाँ पे वर्ड यूज किया है contesting elections,
कंटेस्ट करने के लिए मिनिमम एज शुड बी 21 ईयर्स। कई बार हम जल्दी जल्दी में आंसर मार्क कर देते हैं 18 ईयर्स, विच इज द मिनिमम एज फॉर वोटिंग, नॉट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन। फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन द मिनिमम एज इज 21 ईयर्स। यही बात अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा में करें तो वहां पे ये एज लिमिट 25 ईयर्स हो जाती है इन लोकसभा एंड इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज। लेकिन लोकल लेवल पे पंचायती लेवल इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए 21 ईयर्स ऑफ एज इज इनफ। And finally, the Lokayukta and Uplokayuktas Act was first passed in which state? पहली बार लोकायुक्त और उपलोकायुक्त एक्ट किस स्टेट में पास हुआ था? ए महाराष्ट्र, बी वेस्ट बंगाल, सी कर्नाटका और डी ओडिशा। ये क्वेश्चंस कई बार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जो फर्स्ट वाले क्वेश्चंस हैं दे आर एवरग्रीन क्वेश्चंस, दे कैन बी आस्क्ड एनी टाइम। द आंसर हियर इज ओडिशा। ओडिशा पहली स्टेट थी जिसने लोकायुक्त और उपलोकायुक्त एक्ट पास किया था। सिमिलरली अगर एक ऐसा ही क्वेश्चन हम देखें, दैट द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द 73rd अमेंडमेंट, या फिर इसको अगर और प्रॉपरली कहें, द फर्स्ट स्टेट टू हैव पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, the first state to implement Panchayati Raj institutions in India much before 73rd Amendment was Rajasthan in the year 1959. 1959 में राजस्थान पहली और आंध्र प्रदेश दूसरी स्टेट बनी थी to implement पंचायती राज institutions in legally bound framework. वो तो जब 73rd Amendment आई उसके बाद पूरे इंडिया ने उसको implement कर लिया, but before that it was Rajasthan which was the first state to implement Panchayati Raj and Andhra Pradesh was the second. So these were your 10 important questions from public administration and development perspective. If you want to watch more such videos and if you want to download this PDF and all, check the links in the description below. You will find them, and also you can join our course for this particular exam in which all the subjects will be taught in live lectures as well as recordings. So you can check that out in the link given in the description below. That is all for this one. Thank you so much and take care.